नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हम जो टेस्ट पेपर है वो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए जो टेस्ट पेपर लगवा रहे हैं, तो उसी क्रम में ये हमारा अगला सेशन है। इस सेशन को लगाने के लिए हमारे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहिएगा, और साथ ही अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स है, वो एक बार हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उसके स्टैटिक पोर्शन को जोड़कर यहाँ पर बताते हैं। तो एक साथ ही आपको एक ही जगह पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और ये क्वेश्चंस एक नहीं, एक से कई क्वेश्चंस तैयार हो जाते हैं, जो कि यूपीएससी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, साथ ही स्टेट पीसीएस के लिए और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पीडीएफ को अगर आप फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसमें से ये देखना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सांवर झील में प्रवासी पक्षियों की मौत एवियन बोटुलिज्म वायरस की वजह से हुई। अगर आपको ध्यान रहा है तो आप देख सकते हैं कि पिछले 1 से जो 1.5 साल, हमने अभी बात की थी आपसे कि पिछले 1 से 1.5 साल का जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो ये जो मुद्दा था बहुत ही चर्चा में रहा था। अकस्मात सांवर झील में जो प्रवासी पक्षी थे उनकी मौत होने लगी। तो मौत का कारण क्या है, एवियन बोटुलिज्म को बताया गया, जो एक बारिश है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि एवियन बोटुलिज्म एक वायरस है जो तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। तो ये केवल तंत्रिकाओं को प्रभावित नहीं करता है, ये मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि सांवर झील को रामसर साइट्स के रूप में भी जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो सांवर झील है, सांवर झील में घरेलू और प्रवासी पक्षियों की अचानक मौत हुई, उसका कारण एवियन बोटुलिज्म था। और ये बीमारी क्लोस्ट्रीडियम और बोटुलिनक जो नामक का बैक्टीरिया है उसके द्वारा निर्मित न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन के कारण होती है, जो पक्षियों के तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। राजस्थान में जयपुर के पास ही ये सांवर झील स्थित है, और जो कि राजस्थान की साल्ट लेक के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। यह सांवर झील रामसर साइट्स में भी इसे शामिल किया गया है, जो हजारों राजहंसों उत्तरी एशिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थल है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरसीईपी के अधिकांश सदस्य देशों के साथ भारत व्यापार संतुलन की स्थिति में है। क्या बोल रहा है कि आरसीईपी के अधिकांश सदस्य देशों के साथ व्यापार भारत संतुलन की स्थिति में है। और इसमें बात कर रहे हैं कि वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/3 भाग इसमें शामिल है आरसीईपी में, और विश्व व्यापार संगठन के तत्वाधान में आरसीईपी की परिकल्पना की जा रही है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, थर्ड भी गलत है, और ये सेकंड स्टेटमेंट ही सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं। तो भारत के साथ अलग अलग द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते के बावजूद आरसीईपी के अधिकांश सदस्य देशों के साथ भारत जो व्यापार है वो घाटे की स्थिति में है, ठीक है। आरसीईपी में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1/3 भाग शामिल है, ये चीज़ बिल्कुल सही है, जो कि वर्ष 2017 में लगभग 16 हस्ताक्षरकर्ताओं ने 3.4 बिलियन जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया, और जो कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या के बराबर है। वहीं उनका कुल सकल घरेलू उत्पाद 21.4 ट्रिलियन डॉलर था, जो कि विश्व की जीडीपी का 39% था। यह एक मेगा क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है। इसको लेकर 16 देशों यानी कि भारत सहित इसके बीच बातचीत जारी रही, और इसका उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं का व्यापार और निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करना है, जो कि विश्व व्यापार संगठन WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित
और WTO और RCEP एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदानों के बारे में सही हैं। इनमें से स्टेटमेंट देखना है। तो फर्स्ट है कि शांति अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य देश द्वारा दिया जाने वाला ये स्वैच्छिक योगदान है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। सेकंड है कि ये पेरिस जलवायु समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की व्यवस्था करता है। ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो पेरिस समझौते के अंतर्गत विकसित और विकासशील देश दोनों ने ही राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान को प्रस्तुत किया, जो कि प्रत्येक देश का अपने स्तर पर शिक्षा से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई का समूह है। यह तापमान का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला कानूनी उपकरण है और यह देशों को पूर्व औद्योगिक स्तर पर औसत वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिसंबर 2015 में पेरिस में जो COP21 में इसे दुनिया भर के देशों ने एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते को अपनाया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन से हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो नेट जीरो उत्सर्जन से तात्पर्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना है। तो पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना है, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड है कि जो गृह है ग्रीन बिल्डिंग के लिए भारत की राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है, ये स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेट जीरो उत्सर्जन आमतौर पर व्यावसायिक भवनों से जुड़ा एक शब्द है, जो किसी भी आवासीय संरचना के लिए भी नेट जीरो उत्सर्जन संरचना होना पूरी तरीके से संभव है। वातावरण में मौजूद आवश्यकता से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हटाने के लिए वर्तमान में कोई भी प्रभावी उपाय नहीं है। न्यूजीलैंड एक कानून पारित कर रहा है जो 2050 तक ग्रीन हाउस की गैस उत्सर्जन को शून्य करने का प्रयास करता है। ब्रिटेन और स्वीडन जैसे देश अब इसे अपना चुके हैं। जो गृह है वो ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली है। ये पॉइंट ने ना बहुत ही याद रखने की आवश्यकता है कि गृह क्या है। तो गृह ग्रीन बिल्डिंग के लिए एक डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली है और यह रेटिंग उपकरण है जो राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत शर्तों और बेंचमार्क के आधार पर इमारतों की कार्यप्रणाली का आकलन करने की सुविधा प्रदान करता है। हरित भवन के निर्माण को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए 4 मुख्य तत्व हैं। वो क्या है? निर्माण सामग्री, ऊर्जा, जल और स्वास्थ्य। इनके आधार पर ही इसे डिजाइन किया जाता है और इनमें संसाधन की खपत एक आम बिल्डिंग निर्माण से कम होती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कार्बन कैप्चर के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज भूमिगत भूगर्भिक संरचना से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की एक प्रक्रिया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड है कि डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर और स्टोरेज एक विद्युत गहन तकनीकी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज बड़े उत्सर्जन स्रोतों द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की प्रक्रिया है। इसे एक भंडारण स्थल पर ले जाकर जमीन के अंदर भूमिगत भूगर्भिक संरचनाओं में संग्रहित किया जाता है, जिससे ये हजारों वर्षों तक वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज की सबसे प्रसिद्ध किस्में कार्बन कैप्चर और स्टोरेज के साथ साथ जैव ऊर्जा कार्बन कैप्चर स्टोरेज के साथ साथ जैव ऊर्जा उत्पादन को जोड़ती है। बायोमास के जैव ऊर्जा में रूपांतरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिसे संग्रहित किया जा सकता है और जैव ऊर्जा के निर्माण में आमतौर पर खेती, पशुपालन और वानिकी से प्राप्त जैविक अवशेषों का कुशल उपयोग किया जाता है। मकई, ताड़ का तेल, सोयाबीन जैसी फसलों को कभी कभी शुद्ध रूप से ऊर्जा फसलों के रूप में उगाया जाता है। डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर और स्टोरेज एक रासायनिक एजेंट का उपयोग हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंध बनाने के लिए किया जाता है। यह एजेंट वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है। रासायनिक प्रक्रिया
बिजली द्वारा उत्प्रेरित होती है, इसलिए डायरेक्ट एयर कार्बन कैप्चर और स्टोरेज एक बिजली गहन तकनीकी है। जलवायु परिवर्तन को सीमित करने की इसकी क्षमता खपत की गई बिजली के स्रोत लागत पर निर्भर करती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन से हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि जो स्वच्छ विकास तंत्र है, और सेकंड है संयुक्त कार्यान्वयन, और थर्ड है उत्सर्जन व्यापार प्रणाली। तो ये बात कर रहा है कि कार्बन बाजार प्रणाली इस किसके तहत बनाई गई है। तो ये तीनों जो चीज़ों का यूज हुआ है तो किसके तहत हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत, रामसर कन्वेंशन के तहत, या पेरिस समझौते से तहत। तो पेरिस समझौते से तहत ये तो हम बात करते हैं। पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन से संबंधित बात की गई। रामसर कन्वेंशन में किसकी साइट्स को ऐड किया गया है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो अभी ये जो है ना, ये संबंध है क्योटो प्रोटोकॉल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपको बता दें 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन बाजार प्रणाली इस उम्मीद के साथ बनाई गई थी कि उसके विस्तार से कार्बन में कमी और शमन से संबंधित तकनीकों में निवेश बढ़ेगा। इस प्रोटोकॉल के तहत ग्रीन बाजार तंत्र प्रणालियाँ, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, स्वच्छ विकास तंत्र और संयुक्त कार्यान्वयन विकसित की गई थी। ये विकसित देशों के उत्सर्जन में कमी लाने और वैश्विक समन आवश्यकताओं को पूरा करने अपनी स्थापना के दशकों बाद भी कार्बन बाजारों को कार्बन कटौती के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफलता हासिल नहीं हुई। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि ये खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। सेकंड है कि भारत में स्टंटिंग से ग्रसित बच्चों की संख्या बढ़ रही है। थर्ड है सूचकांक में भारत को नेपाल से नीचे रैंक दी गई है। तो इसमें से जो आंसर सही है केवल और केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी ये दोनों की स्टेटमेंट गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की रिपोर्ट जो है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई, और इसमें भारत में भूख के स्तर गंभीर करार किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में भूखमरी अभी भी शीर्ष पर है। यह वर्ष 2010 में 42% हुआ करती थी, वो वर्ष 2019 में 37.9% हो गए हैं। तो यानी कि ये बड़ी नहीं है, घटी है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 117 देशों में से भारत 102वें पायदान पर रहा, जो उत्तर कोरिया, नाइजर और कैमरून से पीछे हैं। पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया वो श्रीलंका का 66 रैंक रही, नेपाल में 73, और देखो पाकिस्तान की 94। ये तो पाकिस्तान से भी कंडीशन इसकी ख़राब रही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो पड़ोसी देशों से भी इसकी कंडीशन ख़राब रही, यही ऊपर दिया गया था। इसका पायदान कितना था, 102 था, तो ये कंडीशन इसकी ख़राब रही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन येपन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये देखना है येपन किससे संबंधित है। फर्स्ट है कि ये निकोबार द्वीप की एक जनजाति है, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यह प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान संस्थान में विकसित चावल की एक नई किस्म है, तो ये भी नहीं है। यह अरारोट मणिपुर में पाए जाने वाले औषधीय गुणों की एक प्रजाति है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बता दें जो येपन है वो येपन को बोलते हैं ईस्ट इंडियन अरारोट। तो येपन को वैज्ञानिक रूप से क्यूरुमा एंगुस्टिफोलिया के रूप में जाना जाता है, जिसे कि एक चिकित्सा जड़ी बूटी के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे मणिपुरी में येपन, थड़ो कुकी में आइपा, और हिंदी में तिखुर, मलयालम में कोबा और पोला और कुतुपहा कहा जाता है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है ये, जो कि पौष्टिक होने के साथ ही कुछ पुरानी बीमारियों के इलाज में भी इसका प्रयोग आहार के रूप में किया जाता है, जिसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि बुखार से बचाव के लिए, पाचन तंत्र की समस्या के लिए,
फेफड़े और मूत्र से संबंधित समस्या के लिए, साथ ही शिशुओं हेतु दूध की आपूर्ति के लिए ये ना बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो बता दिया ये पन किससे संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्सेस की गणना का मापन करता है। तो ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ना, इसके मापन क्या क्या है ये हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अल्प पोषण हुआ, चाइल्ड वेस्टिंग हुई, बाल मृत्यु दर हुई, चाइल्ड स्टैंडिंग हुई। तो ये चारों के चारों मापन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गणना संकेतक अल्प पोषण है, अल्पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टैंडिंग, बाल मृत्यु दर, ये 4 हैं। तो इसमें से जो अल्पोषण है, ऐसी जनसंख्या जो अल्पोषित है जिसे कैलोरी भोजन में पर्याप्त नहीं मिलती। और चाइल्ड वेस्टिंग क्या होती है कि इस श्रेणी के अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आते हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के अनुपात से कम हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखने की ज़रूरत है हमें। चाइल्ड स्टंटिंग क्या होता है, तो इसके अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के वे बच्चे आते हैं जिनकी लंबाई आयु के अनुपात में कम होती है। बाल मृत्यु दर की बात करते हैं तो इसमें 1 वर्ष के भीतर 5 वर्ष तक के बच्चों को मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑर्फन ड्रग्स जो है वो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य की जरूरतों के फलस्वरूप इसे दवा उद्योग द्वारा विकसित किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है कि फॉर्म इसका उपयोग दुर्लभ बीमारी और विकारों के इलाज के लिए किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें ऑर्फन ड्रग्स है उसका उद्देश्य ऐसी दुर्लभ बीमारियों का इलाज करना है जिनका उपचार दवाओं के निर्माण के प्रति प्रयोजक अनिच्छुक हों, और ये फार्मास्यूटिकल्स उद्योग द्वारा आर्थिक लाभ के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक हित के लिए विकसित किए गए हों। एक नए अणु की खोज से लेकर उनके विपणन तक की लंबी प्रक्रिया महंगी और बहुत ही अनिश्चित। किए गए 10 अणुओं के बीच केवल एक होती है। एक दुर्लभ बीमारी का इलाज करने के इरादे से दवा विकसित करना और शोध के लिए निवेश की पूंजी की वसूली की अनुमति नहीं देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि एरोमा मिशन किस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एरोमा मिशन क्या है, इसको चर्चा करेंगे इस पर। तो इसमें देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है कि इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है कि इसका उद्देश्य सुगंधित फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एरोमा मिशन शुरू किया जिसका उद्देश्य उच्च मूल्य की खेती और सुगंधित फसलों की उच्च मांग के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि करना। कौशल भारत पहल के अंतर्गत लगभग 45,000 कुशल मानव संसाधन को प्रशिक्षित किया जाएगा। गुणवत्तारोपण सामग्री आश्वन और अंशांकन मूल्यवर्धन को बढ़ाने में सक्षम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है और देखना कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि विस्तारित निर्माता और जिम्मेदारी एक उत्पादक से जुड़ी सभी पर्यावरणीय लागत को जोड़ने की एक रणनीति है। सेकंड है कि विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के डिजाइन के लिए निर्माताओं को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन का उपयोग करता है। तो ये इसमें स्टेटमेंट दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको बता दें विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी एक उत्पाद से जुड़ी सभी पर्यावरणीय लागतों को उस उत्पाद के बाजार मूल्य से जोड़ने की एक रणनीति है, और इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक निर्माता किसी भी उत्पाद के इस प्रकार से निर्माण की क्षमता रखता है कि उत्पाद पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा कर सके। इस सिद्धांत के अनुसार निर्माताओं का उत्पाद डिजाइन विपणन पर सबसे अधिक नियंत्रण होता है, साथ ही विषाक्तता और कचरे को कम करने की सबसे बड़ी क्षमता जिम्मेदारी होती है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह रसायन उर्वरक मंत्रालय के अधीन निकाय है, तो ये स्टेटमेंट
गलत है। सेकंड है कि इसके द्वारा दवाओं के आयात पर विनियमन किया जाता है, तो सेकंड सही है। आंसर ऑप्शन बी सही है। अब बात करते हैं तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय दवा एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए राष्ट्रीय नियामक संस्था है, जो औषध और कॉस्मेटिक अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए औषधियों के उत्पादन, बिक्री और वितरण का विनियमन राज्य प्राधिकरण का कार्य करता है। जो इसमें शामिल हैं प्रमुख कार्य वो कौन कौन से हैं? दवाओं के आयात पर नियामक नियंत्रण, नई दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी, ड्रग्स कंसल्टेंट कमेटी, ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड की बैठकों का आयोजन, कुछ लाइसेंस के अनुमोदन के रूप में केंद्रीय लाइसेंस अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जिसे बोलते हैं सेडिस्को, जिसका मुख्यालय का उपयोग किया जाता है। ये सभी इसके अंतर्गत शामिल थे प्रमुख कार्यों में। इसी के साथ ही हमारा सेशन समाप्त होता है। यदि आपको हमारे सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।